गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मेरी क्लासेस नहीं हो पाई थी 2 दिन। एक्चुअली मैं जो है जयपुर चला गया था, ठीक है। बट वापस से अब अपन जो अपना जो नेक्स्ट मतलब जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, आज उसको कंप्लीट ही करना है अपन को, काफ़ी दिन हो गए उससे स्टार्ट हुए, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर अपना जो लास्ट सेशन था थर्सडे को, ठीक है, उस दिन अपन ने फर्टिलाइजेशन के इवेंट पढ़े थे, ठीक है। निषेचन के अंदर कौन कौन सी परिघटनाएं होती है उनके बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो उसको एक बार वापस से क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अपन ने स्टार्ट किया था निषेचन की घटनाएं, निषेचन की घटनाएं, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो था पूर्व निषेचन। क्या स्टार्ट किया था? पूर्व निषेचन, जिसको अपन बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। और इसके अंदर अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण जिसको अपन बोलते हैं युग्मक जनन। नर युग्मकों का निर्माण कहलाता है नर युग्मक जनन, और मादा युग्मकों का निर्माण कहलाता है मादा युग्मक जनन, ठीक है। फिर पढ़ा था अपन ने युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है। अगर अपन ने प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर वो टर्मिनोलॉजी कौन सी थी? परागण, जिसको अपन ने बोला था पॉलिनेशन, और एनिमल्स के अंदर वो थी इंसेमिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इवेंट था वो था निषेचन, ठीक है। निषेचन के अंदर अपन ने देखा था युग्मकों का संयोजन, युग्मकों का संयोजन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और निषेचन अपन ने 2 प्रकार से पढ़े थे, बाह्य निषेचन और दूसरा पढ़ा था आंतरिक निषेचन। अगर अपन बाह्य निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया अगर मादा के शरीर के बाहर जलीय माध्यम के अंदर हो रही है तो वो कहलाता है बाह्य निषेचन। बहुत सारे जैसे फिशेज हैं, ठीक है, एम्फीबियंस है, ठीक है, एल्गी है, ठीक, इन सब के अंदर कौन सा निषेचन पाया जाता है? बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन का मतलब हो गया अगर निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न हो रही है तो वो निषेचन कहलाएगा आंतरिक निषेचन। जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, मोस्टली जितने भी मोस्टली जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है। बात करें अपन रेप्टिलियंस की, उनमें भी आंतरिक निषेचन होता है। और कॉकरोच की बात करें, फंगी की बात करें तो उनके अंदर भी कौन सा निषेचन होगा? आंतरिक निषेचन होगा, ठीक है। अब तीसरा जो चरण है अपना वो है पश्च निषेचन, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक इवेंट मतलब एक टर्मिनोलॉजी और दे रखी है आपके एनसीईआरटी के अंदर, जिसका नाम है अनिषेक जनन, ठीक है, जिसका नाम क्या है? अनिषेक जनन। इस अनिषेक जनन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन जैसे ही आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि अनिषेक यानी बिना निषेचन के, ठीक है, बिना निषेचन मतलब बिना युग्मक संलयन के अगर जीव का निर्माण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बोलेंगे, ठीक है। देखो अगर अपन इसको नॉर्मल वे में देखते हैं तो क्या होता है कि ये तो होता है मादा युग्मक यानी अंडा,
मादा युग्मक कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ओके। और ये होता है नर युग्मक यानी शुक्राणु, और शुक्राणु भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो अंडे और शुक्राणु का जब संयोजन होता है तब बनता है युग्मनज, और ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। क्या कहलाएगी, निषेचन। तो नॉर्मल वे में तो यही होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संयोजन होगा वो प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अनिषेक जनन, यानी बिना निषेचन के। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे बनेगा अंडा, ठीक है, और अंडा कैसे है, हैप्लॉइड, ठीक है। और यहां पर शुक्राणु का संयोजन नहीं होगा, किसके साथ, अंडे के साथ। तो ये अंडा कैसा है, अनिषेचित अंडा। ये अंडा कैसा है, अनिषेचित अंडा, और इसी से क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, या नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, या नया जीव बन जाएगा। इसको लिख लो आप, जीव, नया जीव, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, अनिषेक जनन, ठीक है। तो आप डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि बिना निषेचन के या बिना युग्मक संलयन के या अनिषेचित अंडे से नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो वापस लिख लीजिए, बिना निषेचन या बिना युग्मक संलयन के अनिषेचित अंडे से नए जीव का निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन कहलाता है। और ये जो है आप उतार सकते हैं। और ये इंडिविजुअल भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इट्स दैट क्लियर, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अनिषेक जनन के प्रकार, टाइप पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब है अनिषेक जनन के प्रकार। ठीक है, और जो पहला प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, यानी पूर्ण अनिषेक जनन। पहला है पूर्ण अनिषेक जनन। देखो, इसको बोलते हैं अपन कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो देखो, पूर्ण अनिषेक जनन के अंदर क्या है, यहां पर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, यानी यहां पर जो जनन का प्रक्रिया होगी वो सिर्फ और सिर्फ अनिषेक जनन के द्वारा ही होगी। यानी यहां पर लैंगिक जनन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो इनके अंदर पूर्ण अनिषेक जनन के अंदर क्या होगा, सिर्फ अनिषेक जनन द्वारा ही नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अनिषेक जनन। यानी यहां पर लैंगिक जनन के द्वारा नए जीव नहीं बन सकते, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, अनिषेक जनन ही पाया जाता है। तो अनिषेक जनन के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, पूर्ण अनिषेक जनन कहते हैं। और इस प्रकार के जो अनिषेक जनन है इसमें कभी भी मेल नहीं बनते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, नर अनुपस्थित, यानी कभी भी मेल नहीं बनेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी, फीमेल। ठीक है, फीमेल ही बनती है। ठीक है, क्या बनती है, सिर्फ फीमेल ही बनती है यहां पर। ठीक है, यहां पर कभी भी मेल
नहीं बनेंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे, जैसे कि मान लो इसकी फीमेल है, पूर्ण अनिषेक जनन कर रहे हैं अपन, तो ये है फीमेल। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन, और इससे बनेगा एग यानी अंडा। और ये अंडा भाई मादा कैसी है, डिप्लॉइड है। ठीक है, समसूत्री विभाजन हो रहा है तो एग भी क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। इस एग में अपन को संयोजन नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है, क्योंकि अनिषेक जनन का मतलब बिना संयोजन के, बिना युग्मक संलयन के। तो ये अंडा कैसा है, अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडा, और इसी से न्यू फीमेल बनेगी, न्यू फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है, नई मादा जीव का निर्माण होगा, और ये भी कैसा होगा, 2n, ये भी कैसा होगा, 2n। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है पूर्ण अनिषेक जनन। ठीक है, तो सिर्फ यहां पर अनिषेक जनन द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है। इस पूरे अनिषेक जनन में कभी भी मेल नहीं बनते हैं, यानी नर यहां पर क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। ठीक है, फीमेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, जो समसूत्री विभाजन के द्वारा डिप्लॉइड एग बनाती है, डिप्लॉइड अंडा बनाती है। ये अंडा स्पर्म, क्योंकि मेल तो होता ही नहीं है तो स्पर्म तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यही क्या करती है, अनिषेचित अंडा तो होता है, यही अनिषेक जनन द्वारा, यही क्या करते हैं, अनिषेक जनन द्वारा नए फीमेल इंडिविजुअल का निर्माण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है पूर्ण अनिषेक जनन। और इसका एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है टाइफलिना ब्रह्मीना, टाइफलिना ब्रह्मीना। ये ट्राइफलिना, ये ब्रह्मीना, इसको अपन फीमेल ब्लाइंड स्नेक भी कहते हैं। ये है फीमेल ब्लाइंड स्नेक। ठीक है, फीमेल ये क्योंकि इसमें मादा तो नर तो कभी बनता ही नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है लेसाटा सेक्सिकोला अमेरिकाना। यहां लिख रहा हूं इसका एग्जाम्पल दूसरा, लेसाटा सेक्सिकोला अमेरिकाना। लेसाटा सेक्सिकोला अमेरिकाना एक रॉक लिजार्ड है। आपके एनसीईआरटी के अंदर रॉक लिजार्ड दे रखा है एग्जाम्पल। ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम नहीं दे रखा है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है लेसाटा सेक्सिकोला अमेरिकाना, रॉक लिजार्ड। रॉक लिजार्ड को बोलते हैं चट्टान में पाई जाने वाली छिपकली। ठीक है, और इसके अंदर कभी भी नर नहीं होता है, ये हमेशा मादा ही बनती है, और मादा से मादा का ही निर्माण होता है। किसके द्वारा, अनिषेक जनन के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको अपन बोल देते हैं पूर्ण अनिषेक जनन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि फीमेल से किसका निर्माण हो रहा है, फीमेल का ही निर्माण हो रहा है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि एक द्विगुणित अंडे से, एक द्विगुणित अंडे से यदि एक द्विगुणित अंडे से यदि एक द्विगुणित मादा का निर्माण होता है तो ये टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है, तो इस टर्मिनोलॉजी को अपन बोलते हैं थैलीटॉकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख लीजिएगा थैलीटॉकी। थैलीटॉकी का मतलब क्या हो गया, थैलीटॉकी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा अनिषेक जनन जिसमें फीमेल प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, फीमेल प्रोड्यूस होती है, मादा प्रोड्यूस होती है, तो ये कहलाता है थैलीटॉकी। तो आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि ऐसा अनिषेक जनन जिसमें अनिषेचित अंडे के द्वारा द्विगुणित
अनिषेचित अंडे के द्वारा एक द्विगुणित मादा का निर्माण होता है, एक द्विगुणित मादा का निर्माण होता है, तो उसे थैलीटोकी कहते हैं। तो उसे क्या कहलाएंगे? थैलीटोकी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम, आप इसका दूसरा नाम द्विगुणित अनिषेक जनन भी कह सकते हैं, यानी डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि यहां पर एक डिप्लॉइड एग से एक डिप्लॉइड मादा का निर्माण हो रहा है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है थैलीटोकी। ठीक है, कि एक ऐसा अनिषेक जनन जिसमें एक द्विगुणित अनिषेचित अंडे से एक द्विगुणित मादा का निर्माण होता है, क्या कहलाएगा? थैलीटोकी कहलाएगा या द्विगुणित अनिषेक जनन कहलाएगा। इट्स दैट क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए थैलीटोकी के एग्जाम्पल बताइए, तो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं लेसार्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना और टाइफलिना ब्रह्मीना, ये 2 एग्जाम्पल है आपके। ठीक है, तो आपका ये एक कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है पूर्ण अनिषेक जनन। ठीक है, इसको आप उतार लो फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे करवाता हूं। ओके, अब अपन पढ़ रहे हैं इसका दूसरा प्रकार, जिसका नाम है अपूर्ण अनिषेक जनन। जिसका नाम क्या है? अपूर्ण अनिषेक जनन, यानी इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। तो देखो यहां पर क्या होगा, अपूर्ण अनिषेक जनन में 2 प्रकार से जनन हो सकता है। ठीक है, अपूर्ण अनिषेक जनन में कितने प्रकार से जनन होगा? 2 प्रकार से जनन होगा। एक तो लैंगिक जनन के द्वारा, ठीक है, और एक अनिषेक जनन के द्वारा। यहां पे कितने प्रकार से जनन होगा? 2 प्रकार से जनन होगा। एक तो लैंगिक जनन के द्वारा जनन होगा और एक अनिषेक जनन के द्वारा क्या होगा? इसके अंदर जनन होगा। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका किसका नाम है? मधुमक्खी का नाम है, हनी बी का नाम है, हनी बी। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और अनिषेक जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे फीमेल की। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं एक फीमेल, ये फीमेल हनी बी है, ओके, और ये है मेल हनी बी। ठीक है, ये तो कैसी है? फीमेल हनी बी है, और ये कैसा है? मेल हनी बी है। जो हनी बी होती है उसकी फीमेल हमेशा होती है डिप्लॉइड। ठीक है, और इसका जो मेल होता है वो हमेशा होता है हैप्लॉइड। इसकी मेल को अपन बोलते हैं ड्रोन, है ना, और फीमेल को अपन बोलते हैं क्वीन। लेबर ऑफ डिवीजन इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्वीन होगा, ड्रोन होगा और वर्कर होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर फीमेल कैसी है? डिप्लॉइड है। मेल कैसा है? हैप्लॉइड है। ठीक है, अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर होगा क्या? मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। यहां पे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ओके, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा? एग बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा एग? ठीक है, और ये कैसा होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि यहां पर हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। और मेल के अंदर होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन,
और यहां पर बनते हैं क्या, स्पर्म यानी शुक्राणु। क्या बनेंगे, स्पर्म यानी शुक्राणु। और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। ठीक है, अब इस एग का और स्पर्म का क्या हो जाएगा, संयोजन। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, निषेचन, यानी अपन लैंगिक जनन कर रहे हैं अभी। ठीक है, और इससे बन जाएगा डिप्लॉइड लार्वा। इससे क्या बन जाएगा, लार्वा बन जाएगा, डिप्लॉइड लार्वा बन जाएगा। आप बोल सकते हो जाइगोट, और जाइगोट से बन जाएगा डिप्लॉइड लार्वा। ठीक है, अगर आप इस लार्वा को, अब देखो क्या होता है, हनी बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो एक प्रकार का क्या बनाती है, केमिकल बनाती है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस बनाती है, उसको अपन बोलते हैं रॉयल जेली। क्या बोलते हैं उसको, रॉयल जेली बोलते हैं, या फिर रॉयल जेली बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो ये जो डिप्लॉइड लार्वा है, ठीक है, इनमें से कुछ को वो रॉयल जेली खिलाई जाती है और कुछ को वो रॉयल जेली खिलाई नहीं जाती है। ठीक है, तो अगर इनमें से रॉयल जेली खिलाई जाती है, मान लो, ठीक है, ईट रॉयल जेली, कुछ लार्वा जो है अगर रॉयल जेली खाते हैं, ईट रॉयल जेली खाते हैं, तो वो बनते हैं क्या, क्वीन। वो क्या बनेंगे, क्वीन। ठीक है, और जो रॉयल जेली नहीं खाते हैं, नॉट ईट रॉयल जेली, तो वो बनेंगे क्या, वर्कर। वो क्या बनेंगे, वर्कर। ठीक है, तो जो रॉयल जेली खाते हैं वो तो क्या बन जाएगी, क्वीन, और जो रॉयल जेली नहीं खाते हैं वो बन जाएंगे वर्कर। ठीक है, क्वीन हमेशा कैसी होगी, डिप्लॉइड, और वर्कर कैसे होंगे, डिप्लॉइड। क्वीन कैसी होगी, डिप्लॉइड, और वर्कर भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड। ठीक है, क्वीन कैसी होगी, डिप्लॉइड, और वर्कर कैसे होंगे, डिप्लॉइड। अगर क्वीन की बात करते हैं तो क्वीन होगी फीमेल। क्या होगी, फीमेल, और ये जनन के लिए क्या होगी, हमेशा एक्टिव, यानी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगी। तो ये अपन इसको बोल सकते हैं फर्टाइल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जनन के लिए हमेशा सक्रिय। ठीक है, जनन के लिए कैसी होगी, सक्रिय होगी और फीमेल होगी। वर्कर की अगर अपन बात करें तो वर्कर भी कैसी होगी, फीमेल। ठीक है, और जनन के लिए क्या होंगे, ये जनन के लिए निष्क्रिय, यानी ये जनन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी वर्कर जो है वो जनन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें क्वीन की, तो क्वीन हमेशा होती है फीमेल और जनन में भाग लेगी, और वर्कर भी हमेशा क्या होगी, फीमेल, और जनन के लिए जनन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, तो इनका निर्माण होता है लैंगिक जनन के द्वारा। किसका निर्माण होता है, क्वीन का, और वर्कर का निर्माण होता है किसके द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा। अब अपन को किसका निर्माण करना है, मेल का निर्माण करना है, यानी ड्रोन का निर्माण करना है। तो यहां पर जो ये एग है, ठीक है, ड्रोन का निर्माण होता है अनिषेक जनन के द्वारा। तो ये एग, ठीक है, किसके द्वारा, अनिषेक जनन के द्वारा, अनिषेक जनन के द्वारा, यानी यहां पर स्पर्म आकर नहीं जुड़ेगा, और जनन के द्वारा ये जो हैप्लॉइड अंडा है, अनिषेचित अंडा, ठीक है, ये कैसा है, हैप्लॉइड है, ये किसका निर्माण कर लेगा, ड्रोन का निर्माण कर देगा। और ड्रोन कैसा होगा, हैप्लॉइड, और ड्रोन हमेशा कैसा होगा, मेल, और ये जनन के लिए क्या होगा, सक्रिय, जनन के लिए होगा सक्रिय, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पर नर का निर्माण किसके द्वारा होता है, अनिषेक जनन के द्वारा होता है, और क्वीन का और वर्कर का निर्माण होता है लैंगिक जनन के द्वारा। समझ में आया यहां तक। अब अपन को कैसे पता करना है कि सर आपने बोला कि इसके अंदर तो हैप्लॉइड है और ये एग है,
और इस एग से ये मेल बन रहा है, जबकि स्पर्म तो यहाँ पर आके फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, फिर भी ये मेल बना रहा है। तो इसका आंसर है बच्चों कि जो हनी बी होती है इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, अपन लिंग का जो निर्धारण करते हैं वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के थ्रू करते हैं, कि जो हैप्लॉइड होगा वो हमेशा होगा नर और जो डिप्लॉइड होगी वो हमेशा होगी मादा। ठीक है, तो हनी बी के अंदर जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं अपन, जो लिंग का निर्धारण करते हैं, वो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के तरह मतलब उसको काम में लेकर करते हैं। तो डिप्लॉइड जो होगा वो हमेशा होगी मादा और जो हैप्लॉइड होगा वो होगा हमेशा नर। ठीक है, तो इस ड्रोन का निर्माण होता है किसके द्वारा? अनिषेक जनन के द्वारा। और इस क्वीन का और वर्कर का जो निर्माण होता है वो होता है किसके द्वारा? निषेचन यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा। समझ में आ गया? तो इसके वर्कर हमेशा कैसे होंगे? फीमेल ही होंगे और जनन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्वीन जो होगी वो फीमेल होगी, जनन के लिए पार्टिसिपेट करेगी। ड्रोन होगा वो मेल होगा, जनन के लिए पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे अनिषेक जनन के साथ साथ लैंगिक जनन भी हो रहा है। ठीक है, इट्स दैट क्लियर? आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतारो फटाफट से, फिर उसके आगे पढ़ते हैं अपन। ओके, तो ये हो गया इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो इसके अंदर भी एक टर्मिनोलॉजी आती है और वो टर्मिनोलॉजी क्या है? एरेंटॉकी। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? एरेंटॉकी। ठीक है, वहां पर अपन ने पढ़ा था थैलीटॉकी। थैलीटॉकी में अपन ने क्या पढ़ा था कि ऐसा अनिषेक जनन जिसमें एक द्विगुणित अनिषेचित अंडे से एक द्विगुणित मादा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे थैलीटॉकी। और एरेंटॉकी का मतलब क्या है? कि अनिषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से हैप्लॉइड यानी अगुणित नर का निर्माण होता है, तो उसे एरेंटॉकी कहते हैं। कि ऐसा अनिषेक जनन जिसमें एक अगुणित अनिषेचित अंडे से अगुणित नर का निर्माण होता है, तो उसे एरेंटॉकी कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? एरेंटॉकी कहते हैं। ठीक है, और एक टर्मिनोलॉजी आती है आपके एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी में क्या होगा कि अनिषेचित अंडे से नर व मादा दोनों का निर्माण हो सकता है, तो उसको बोलेंगे अपन एम्फीटॉकी। और इसका एग्जाम्पल अपन एफिड ले सकते हैं। एफिड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एरेंटॉकी में कि देखो वापस रिपीट करता हूं, थैलीटॉकी में क्या होगा कि द्विगुणित अनिषेचित अंडे से द्विगुणित मादा का निर्माण। ठीक है, एरेंटॉकी में अगुणित अनिषेचित अंडे से अगुणित नर का निर्माण। और एम्फीटॉकिक में कि अनिषेचित अंडे से नर या मादा दोनों में से किसी का भी निर्माण हो सकता है, तो उसको बोलेंगे अपन एम्फीटॉकी। तो ये जो थे वो थे अनिषेक जनन के प्रकार। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हैं, अभी जैसे पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस है। पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस में लार्वा ही लार्वा ही क्या करने लग जाता है? एडल्ट की तरह यानी वयस्क की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, उसी के अंदर पार्थेनोजेनेसिस हो जाता है, तो उसको बोलेंगे अपन पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। कि लार्वा स्टेज जो होती है उसी के अंदर अनिषेक जनन हो जाता है, यानी वयस्क बनता ही नहीं है, उससे पहले ही लार्वा अनिषेक जनन के द्वारा किसका निर्माण कर लेता है? नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। इसको बोलते हैं अपन पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, लीवर फ्लूक। ठीक है, तो लीवर फ्लूक इसका एग्जाम्पल है, जिसके रेडिया लार्वा और स्पोरोसिस लार्वा में अनिषेक जनन होता है। एक होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस
जिसको अपन बोलते हैं कृत्रिम अनिषेक जनन, इसके अंदर क्या होता है कि जो अंडा होता है, ठीक है, उसको इस तरीके से स्टिमुलेशन देते हैं ताकि उसको ऐसा लगता है कि स्पर्म ने उसको क्या किया है, फर्टिलाइज किया है। तो अपन कुछ पिन के द्वारा, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी पिन से अपन उस एग को पिंच करवाते हैं, ठीक है, ताकि एग के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। एग को ऐसा लगता है कि स्पर्म ने उसको क्या किया, फर्टिलाइज किया, जबकि ऐसा नहीं होता है और एग अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। जैसे कि आपके एग ऑफ एनालिडा के जो अंडे होते हैं, ठीक है, इकाइनोडर्मेट होते हैं, फ्रॉग यानी मेंढक होता है, ठीक है, बर्ड्स होते हैं, टर्की वगैरह, उनके अंदर आप ये प्रक्रिया करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा चरण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा चरण अपन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी पच्छ निषेचन, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे इंग्लिश में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहां पर अपन को दो क्रियाएं पढ़नी है। सबसे पहला तो अपन को पढ़ना है जाइगोट फॉर्मेशन यानी युग्मनज का निर्माण, और दूसरा अपन को पढ़ना है भ्रूणोद्भवन, जिसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो युग्मनज का निर्माण, तो युग्मनज का निर्माण कब होता है, जब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है, तब युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। अगर बाह्य निषेचन हो रहा है तो युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होगा, और अगर आंतरिक निषेचन हो रहा है तो युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर होगा, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब इनका संयोजन होता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, और निषेचन के बाद किसका निर्माण होगा, युग्मनज का, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, और इसी से क्या बनता है, नया जीव बनता है। और युग्मनज जो होता है वो एक कोशिकीय संरचना होती है, एक कोशिका से मिलकर बनी संरचना युग्मनज होती है। तो जीव का निर्माण या जीव की उत्पत्ति कौन सी सेल से होती है, यूनिसेलुलर सेल से होती है, या फिर आप बोल सकते हो सिंगल सेल से होती है, और सिंगल सेल का नाम क्या है, युग्मनज यानी जाइगोट। इट्स दैट क्लियर। तो अगर बाह्य निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण हो रहा है तो बाह्य माध्यम जल के अंदर होगा, और आंतरिक निषेचन के अंदर अगर युग्मनज बन रहा है, ठीक है, तो वो फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। समझ में आ गया यहां तक। उसके बाद अपन बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की, भ्रूणोद्भवन की। तो भ्रूणोद्भवन के अंदर क्या होगा वो देखते हैं अपन। तो यहां पर क्या होता है, ये जाइगोट युग्मनज का निर्माण हो चुका है, तो युग्मनज डिप्लॉइड है, इसके अंदर होगा समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। और यहां पर होता है सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदीकरण, और यहां बनता है भ्रूण, और भ्रूण भी कैसा होता है, डिप्लॉइड, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भवन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जाइगोट से, युग्मनज से समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया भ्रूणोद्भवन कहलाती है। जाइगोट तो कैसा होता है, सिंगल सेल, ठीक है, और भ्रूण कैसी संरचना होती है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। भ्रूण कैसी संरचना होगी, मल्टी सेलुलर। समझ में आ गया। तो अपन यहां पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात करते हैं कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो जाइगोट कहां बनता है साहब, फीमेल बॉडी के अंदर यानी फ्लावर में बनता है। प्लांट्स की बात करें तो कहां पे बनेगा, फ्लावर में बनेगा, और फ्लावर के अंदर जाइगोट किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। तो निषेचन के बाद
निषेचन के बाद क्या क्या ऐसी घटनाएं होती है, ठीक है, जिससे फल बनता है, भ्रूण बनता है, कौन कौन सी संरचना किस किस में कन्वर्ट होती है वो देखते हैं। तो अपन प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट अगर अपन किसकी बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट के अंदर जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है, यानी भ्रूण में बदल जाता है। ओव्यूल जिसको अपन बोलते हैं बीजांड, बीजांड निषेचन के बाद किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। अंडाशय की बात करें तो अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। और अध्यावरण की बात करें तो अध्यावरण किस में बदल जाता है, फल भित्ति में बदल जाता है। और फल भित्ति को बोलते हैं अपन पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। समझ में आ गया। तो जाइगोट तो किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में। बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में। अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल में। और अध्यावरण किस में बदल जाएंगे, पेरिकार्प में बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन फ्लावर की प्लांट की बात करते हैं। अब अपन बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल के अंदर क्या होगा, युग्मनज। ठीक है, एनिमल की बात कर लें अपन, तो एनिमल्स के अंदर क्या होगा, सबसे पहले होगा युग्मनज। युग्मनज से क्या बनेगा, युग्मनज से क्या बनेगा, क्लीवेज होगा और बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, युग्मनज से क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, अंतरोपित हो जाएगा मादा के गर्भाशय में। अगर अपन कौन सा निषेचन पढ़ रहे हैं, आंतरिक निषेचन, तो ये क्या हो जाएगा, अंतरोपित। कहां पे, मादा के गर्भाशय में। और उसके बाद जैसे ही इनका जो अपन बोल सकते हैं गजेशन पीरियड खत्म होगा 9 महीने का, ठीक है, उसके बाद न्यू बॉर्न बेबी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो एनिमल को इस आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला कौन सा भाग है, कौन सा प्रकार है, एनिमल को इस आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला है अंडप्रजक। कौन से हैं, अंडप्रजक। ठीक है, अंडप्रजक को बोलते हैं अपन ओविपेरस। अंडप्रजक को बोलते हैं ओविपेरस। एक होता है सजीव प्रजक, जिसको अपन बोलते हैं विविपेरस। ठीक है, और एक होता है अंड सजीव प्रजक, जिसको अपन बोलते हैं ओवी विविपेरस। ठीक है, अब तीनों के अंदर देखते हैं क्या होता है। एक होता है अंड प्रजक, एक होता है सजीव प्रजक और एक होता है अंड सजीव प्रजक। तो अपन बात करें ओविपेरस की, तो ओविपेरस के अंदर क्या होता है साहब, कि ओविपेरस कौन होते हैं, अंडे देने वाले। अंड प्रजक कौन होते हैं, अंडे देने वाले प्राणी, जो क्या करते हैं, अंडा देते हैं। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे, अंड प्रजक कहलाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मान लो ये अंडा है, मादा के शरीर के बाद, मतलब निषेचन तो कहाँ हुआ है, मादा के शरीर के अंदर, आंतरिक निषेचन हो गया। ठीक है, और अंडा बना और अंडा उन्होंने बाहर निकाल दिया, तो ये अंड प्रजक। फिर ये अंडा क्या होता है, हैच करता है, यानी फूट जाता है। और फूटने के बाद यहाँ से क्या निकलता है, चूजे बाहर निकलते हैं मान लो। ठीक है, तो ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं और मादा के शरीर के बाहर वो अंडे क्या करते हैं, हैच करते हैं, यानी फूटते हैं और वहाँ से नए जीव निकलते हैं, तो वो प्राणी कहलाएंगे अंड प्रजक। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बर्ड्स हो गए, एम्फीबियन हो गए, फिश हो गई, फिश, रेप्टिलियन हो गए और एम्फीबियन हो गए। ठीक है, ये तो क्या हो गए, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टिलियन और एम्फीबियन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दो, 1 मिनट। फिशेस, एम्फीबियन, बर्ड्स और रेप्टिलियन।
ठीक है। तो फिश और एम्फीबियन जो है, ठीक है, ये पानी में अपने अंडे देते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट होंगे ये। तो इनके अंडे कैसे होंगे? सॉफ्ट। और इनके अंडे कैसे होंगे? हार्ड। इनके अंडे सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके चारों तरफ किसी का भी मतलब अपन बोल सकते हैं कैल्केरियस कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण इसके चारों तरफ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो CaCO3 का आवरण नहीं होता है, और इनमें क्या होता है? चारों तरफ CaCO3 का आवरण पाया जाता है सुरक्षा के लिए, है ना। तो ऐसे अंडों को अपन बोलते हैं कौन से अंडे? नॉन क्लिडोइक अंडे। नॉन क्लिडोइक एग। और ये अंडे कहलाते हैं क्लिडोइक एग, ठीक है। क्योंकि यहां पर सुरक्षा के लिए इन अंडों के चारों तरफ किसका आवरण पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्लिडोइक एग, और इसको अपन बोलते हैं नॉन क्लिडोइक एग, क्योंकि इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण नहीं पाया जाता, क्योंकि पानी में देते हैं वैसे भी सॉफ्ट होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अंडे देने वाले प्राणी कौन हो गए? फिशेज, एम्फीबियन, बर्ड्स और रेप्टिलियन। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं सजीव प्रजक की। तो सजीव प्रजक के अंदर क्या होता है? सजीव प्रजक में क्या होता है कि एग होता है। एग जब निषेचित होगा तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। भ्रूण मादा के गर्भाशय में अंतरोपित होगा, वहां उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, और 9 महीने के बाद यानी एक काल के बाद वो जन्म लेगा, तो उसका क्या होगा? जन्म। तो बच्चे देने वाले जो प्राणी हैं वो कहलाते हैं सजीव प्रजक। आप लिख सकते हैं बच्चे देने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे? सजीव प्रजक कहलाते हैं। बच्चे देने वाले प्राणी सजीव प्रजक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो ह्यूमन, मानव, या मवेशी, कंगारू भी आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करते हैं? बच्चे देने वाले प्राणी होते हैं ये, जो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, ठीक है। अंड सजीव प्रजक की बात करें तो देखो अंड सजीव प्रजक के अंदर क्या होता है कि अंडे भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं। ऐसे कैसे? वो देखो यहां पर बनता है अंडा, एग बना, यहां पर एग जो हो रहा था वो शरीर के बाहर फूट रहा था, यहां पर जो एग है वो शरीर के अंदर ही हैच हो जाता है। शरीर के अंदर ही क्या हो जाती है? उसकी हैचिंग हो जाती है। हैचिंग का मतलब होता है फूटना, और वहां से हैच होने के बाद जो निकलता है, जो भ्रूण निकलता है, वो उस फीमेल में ही क्या होता है? डेवलप होता है, और यहां से जो एम्ब्रियो निकलेगा वो फीमेल बॉडी में ही डेवलप होगा और फिर क्या लेगा? जन्म लेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो अंडा भी बन रहा है और जन्म भी हो रहा है। अंडा बना, तीनों को रिपीट करते हैं। यहां पे अंडा बना, मादा ने अंडा शरीर से बाहर निकाल दिया, अंडा फूटा एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद और बच्चे पैदा हो गए, अंड प्रजक। सजीव प्रजक में अंडे से क्या बना? युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण जो है मादा के गर्भाशय में अंतरोपित हो रहा है, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है और जन्म हो गया, सजीव प्रजक। अंड प्रजक, अंडा बना, मादा के शरीर में ही फूटा, ठीक है, और जो एम्ब्रियो बना वो मादा के शरीर में ही डेवलप हुआ और फिर उसका जन्म हुआ, तो उसको बोलते हैं अपन अंड सजीव प्रजक। और इसके एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन और शार्क। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू और शार्क डेंजरस फिश और लार्जेस्ट फिश कौन सी है? शार्क, ठीक है। तो ये है कौन से? अंड प्रजक, सजीव प्रजक, अंड सजीव प्रजक। इट्स दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पर जो न्यूट्रिशन, पोषण होता है, वो पोषण किसके द्वारा लिया जाता है? पीतक के द्वारा। जो अंडे में येलो कलर का सब्सटेंस होता है ना, उसको बोलते हैं पीतक। तो यहाँ पे पोषण होता है पीतक के द्वारा। यहाँ पे पोषण लिया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा, और यहां पर पोषण लिया जाता है पीतक के द्वारा। इट्स दैट क्लियर नाउ?
ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, हम कल के सेशन में उन डाउट को क्लियर करवा देंगे, ठीक है। और कल जो है अपन एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर अपन उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं कल, क्लियर। तो कल जो है आपको 2 काम करने। सबसे पहला काम कि आपको फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। जितने भी क्लासेस मैंने पढ़ाई है उन सबके अंदर आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं उसमें से देख के, ओके। दूसरा काम आपको ये करना है कि इस फर्स्ट चैप्टर को आपको पूरा रिवाइज करना है। आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। कल के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर करवाएंगे, उसके बाद अपन थर्ड चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, थोड़े दिन के बाद अगर मेरे पास अगर नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा फर्स्ट चैप्टर के, तो आप उसमें से बना लेगा। अदरवाइज आप अभी जो बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है उसी से आप क्या करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप अपनी एनसीईआरटी बुक को लीजिए, ठीक है। उसमें से कुछ देखिए और जो हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो आप लिख सकते हैं, क्लियर। तो आपके ऐसे करके फर्स्ट चैप्टर के नोट तैयार हो जाएंगे, ठीक है, जो आपको नीट को भी कवरअप करते हुए पढ़ाया गया है। इट्स दैट क्लियर, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर का जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और समझ में आया या नहीं आया वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। और कल अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इट्स दैट क्लियर। थैंक यू सो मच, बाय।